बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी बच्चों, हम फिफ्थ चैप्टर अपना कर रहे हैं अभी एलर्जी का, ठीक है। और आज हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और फिर इसको भी रिवाइज करेंगे। हम आज ही कर लेंगे रिवाइज और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। हमने जी इसमें एलर्जी पढ़ी है। पहले एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, फिर वो किस किस टाइप्स की होती है, कब होती है, क्यों होती है, उसको कॉज करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उसके लिए जो जो एलर्जेंस की टाइप होती हैं वो क्या होती हैं, फिर जो केस स्टडी पेशेंट की जाती है वो कैसे की जाती है। फिर हमने कल पढ़ा था कि लेबॉर्ट्री या स्किन टेस्ट जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए एलर्जी के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। वो 3 तरह के हमने देखे थे, स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट और इंट्राडर्मल या इंट्राकुटेनियस टेस्ट। आज हम फिर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। उसमें ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी में हमने एक कल पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें हमने ये क्या पढ़ा था, एनवायरमेंटल कंट्रोल या अवॉइडेंस आप कैसे करते हो। ये पैच टेस्ट है, स्क्रैच टेस्ट, ये इसकी पिक्चर है, इंट्राडर्मल और इंट्राकुटेनियस टेस्ट है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड इम्यूनोथेरेपी। एनवायरमेंटल कंट्रोल हमने क्या पढ़ा था कि एलर्जी को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, आप बच सकते हो एलर्जन से। वो कैसे, जैसे कि अक्सर लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, तो वो मास्क पहन के अपने आप को बचा सकते हैं। या जिनको फूड एलर्जी होती है तो वो जिस स्पेसिफिक किस्म की, ख़ास किस्म की खुराक से उनको एलर्जी है तो वो खाना छोड़ दें, ठीक है। जैसे पीनट की हमने एग्जांपल पढ़ी थी। मूंगफली से अक्सर लोगों को होती है, पेट ख़राब हो जाता है लोगों का, तो चाहिए कि जो पीनट से ना सिर्फ वो बल्कि उससे मिलती जुलती जो जितने भी नट्स हैं उनको छोड़ दें, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर बाकी जो एलर्जेंस है वो कॉज करते हैं डस्ट एलर्जी वगैरह, ये फिर इसकी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो फूड एलर्जी होती है वो अगर जैसे ही आप अंदर चला जाएगा एलर्जन आपके पेट के अंदर, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर उसका इलाज करना मुश्किल है, फिर बंदा अगले अपने स्टेशन पे ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने एनवायरमेंटल कंट्रोल में पढ़ी थी। और फिर हमने पढ़ा था कि एयरबोर्न या जितने भी ऐसे एलर्जेंस हैं उनसे कैसे बचा जा सकते हैं। फैमिली जो पेट्स हैं उनको रूम से बाहर रखें, आप कारपेट्स निकाल दें कमरों से और सफाई बार बार करते रहें, घर की डस्ट ना आए। स्पेशल कवर्स इस्तेमाल करें तकिए और अपने जो बेड के मैट्रेसेस हैं उनको कवर करने के लिए। फिर पोलन से जो एलर्जिक है उनको चाहिए, अपने जो पोलन का सीज़न होता है ना जब बहुत ज़्यादा पीक पे, तो वो कमरों को बंद करके रखें, खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखें ताकि हवा के थ्रू वो आए ना और आपको एलर्जी ना कॉज करें। और फिर ग्रास कटिंग जो है वो ना करें जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर आप मोल्ड से, किसी फंगस से वो है एलर्जिक, तो आप किसी नमी वाली एरिया में ना जाएं, बेसमेंट में ना जाएं और सफाई वगैरह करते रहें, अपने बाथरूम या ऐसी जगहों को खुश्क और साफ रखें। सो दिस वाज द एनवायरमेंटल कंट्रोल या अवॉइडेंस, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी फार्माकोलॉजिकल मेथड। बाकी जो 2 है ना वो हम पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या होता है भाई? फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है, मैंने कल भी बात की थी कि मेडिसिन के थ्रू अगर एलर्जी हो गई है तो उसकी थेरेपी करना, ट्रीटमेंट करना और उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करना। कुछ इसके लिए ड्रग्स होती हैं, सिम्प्टोमेटिक ड्रग थेरेपी। सिम्प्टोमेटिक होती है, अच्छा 2 तरह के इलाज होते हैं, एक होता है सिम्प्टोमेटिक और एक होता है पेरिफेरल, आई थिंक, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक ये होता है जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको आपने ट्रीट करना होता है। एलर्जी हो गई है, ठीक है, और नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, जैसे एक एलर्जी तो चीज़ हो गई, लेकिन अगर उसके नतीजे में कोई आपको जैसे आपका नाक बह रही है या बुखार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हो सकता है, ठीक है। एक जनरलाइज्ड होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है, इस तरह से मेथड मतलब ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो सिम्टोमेटिक मीन सिम्टम्स को ट्रीट करना,
सर्टेन ड्रग्स होती हैं उनमें एंटीहिस्टामिन्स होती हैं। एंटीहिस्टामिन्स आपकी ड्रग ये इसके लिए स्किन रैशेस के लिए या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स इसलिए देते हैं जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेन हो रही है आपको, उसको कम करने के लिए। और फिर सिम्पैथोमाइमेटिक्स देते हैं। ठीक है, ये सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं और ये आपको ऐसे ही अवेलेबल होती हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप इनको ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे हर चीज़ ही आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से मिल जाती है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं वो स्टिमुलेट कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करता है। ठीक है, आप में एंग्जाइटी अगर हो रही है या इस तरह की चीज़ें आप में एक्साइटमेंट हो रही है उनको कम कर देगा, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक, आपकी नर्व्स को सुकून में लाएगा। एपिनेफ्रीन टाइप ये इस तरह के जो मीडिएटर्स होते हैं उनके लेवल को एक्टिवेट कर देगा इनडायरेक्टली। तो जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं एलर्जी की सूरत में, रेडनेस होना, स्किन आपकी नर्व्स जो एक्साइट हुई हुई होती हैं उनको सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। सर्टेन ये मेडिसिन है ओटीसी एंटीहिस्टामिन्स की, इसमें फेनिरामीन है, सेट्रिजीन है, क्लोरमफेनिरामीन है, क्लेमस्टीन है, डाइफेनहाइड्रामीन, फेक्सोफेनाडीन और लोराटिनिन। ये जो लास्ट 3 हैं ये आपकी नज़ला ज़ुकाम खांसी जो आम हो जाता है उसमें दी जाती हैं। सेट्रिजीन का सिरप जिरटेक दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ मेडिसिन हैं एंटीहिस्टामिन। अब एंटीहिस्टामिन क्या होती हैं और हिस्टामिन्स क्या होते हैं ये भी आगे जाके हम देखते हैं इसमें मैकेनिज्म में। पहले हम इनके ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। इम्यूनोथेरेपी नेक्स्ट इज हाइपोसेंसिटाइजेशन एंड इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? इम्यूनोथेरेपी होती है आप एंटीबॉडीज बाहर की तरफ से अपनी बॉडी में किसी की बॉडी में इंसर्ट करते हो। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंसिटाइजेशन। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी हो गई, एलर्जी का दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब आपकी सेंसिटिविटी हाइपर हो गई है, बढ़ गई है और आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही है। हाइपोसेंसिटाइजेशन मीन्स आपकी बॉडी को की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम करना, हाइपो में लेके जाना। It involves the administration of gradually increasing amount of allergens to a subject until it reaches the tolerant level. अब ये एलर्जेंस की इसमें होता क्या, आप कुछ ऐसे एलर्जेंस बाहर जो आपके अंदर इम्यून वो करते हैं ना, कॉज करते हैं बीमारी, आप उनको पहले से ही एंटीबॉडीज के थ्रू एंटीबॉडीज एंटीजन की फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दोगे और इस तरह ये होगा कि एक टॉलरेंट लेवल तक आपकी मतलब आप में अंदर की तरफ आपकी खुद इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करेगा कि रेजिस्टेंस आ जाएगी आप में, जो बाहर से आपके अंदर ये चीज़ डाली गई है। तो फिर अगर ये वाकई असल में जो एलर्जन आपको रिएक्ट करेगा ना, उससे ये होगा आपकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस आ चुकी होगी वो असर ही नहीं करेगा। तो ये इम्यूनोथेरेपी होती है। जैसे वैक्सीनेशन अक्सर आप लोगों को लगती है, उसमें ये वैक्सीनेशन कोई खास दवाई नहीं होती है, बल्कि वही जरासीम होता है जो आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है। फिर आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज खुद से बनाना शुरू करती है, लड़ाई होती है और फिर उनको किल कर देती है और आपकी बॉडी हाइपोसेंसिटाइज हो जाती है। सो इट टेक्स 3 months to 5 years, ये 3 महीने से 5 साल तक रहती है, राइट, टॉलरेंट लेवल पे आने के लिए। दिस इज इम्यूनोथेरेपी और हाइपो मतलब कम सेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी वैक्सीनेशन। जब आपको पता लग जाता है कि स्पेसिफिक एलर्जी टाइप हो गई है जी, यही है एलर्जन, इन्हें पढ़ लो, फिर वो अगर होगी तो आप एक काइंड ऑफ एलर्जन स्पेसिफिक वैक्सीन जो है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट के अंदर फिर वो सेफ रहता है पेशेंट उसके खिलाफ, ताकि जो पर्टिकुलर एलर्जी वही वाली एलर्जी खास किस्म की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर करेगी तो आप पे असर नहीं करेगी। दैट इज वैक्सीनेशन। जैसे कोरोना वायरस के लिए भी आजकल तैयारियां हो रही हैं वैक्सीनेशन की, तो इसी तरह आपको पता है खास किस्म का वेरिएंट है कोरोना वायरस का भी, उसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन बनाई जाएगी फिर जब इंसर्ट हो जाएगी, अगर कोरोना वायरस वही आप पे अटैक भी करेगा तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट इज वैक्सीनेशन। ये 3 हमने पढ़ लिए, फार्माकोलॉजिकल मेथड, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन। इन 3 चीज़ों से आप ट्रीट करते हो अपनी बॉडी को अगेंस्ट एलर्जी। फिर आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्या रोल हैं इसमें, बेसिकली हम पढ़ते हैं एलर्जी में। मैकेनिज्म क्या है, एलर्जी होती कैसी है, उसका प्रोसेस क्या है। एलर्जेंस जो हैं जब बॉडी में एंटर करते हैं एंड बाइंड विद हेप्टेन्स, एक प्रोटीन होता है उसका नाम होता है हेप्टेन। नाउ इट इज एक्टिव टू कॉज एलर्जी, सो कॉल्ड एंटीजन। जब एलर्जेंस होंगे आगे एक बॉडी में जाएंगे और एक खास किस्म का प्रोटीन होता है उसको हेप्टेन बोलते हैं, उसके साथ ये मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, फिर वो क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। मतलब इसका है कि वो अब रेडी है आप बॉडी पे अटैक करने के लिए। ठीक है,
नाउ एंटीजन, अब एंटीजन किससे बाइंड करेगा? एंटीजन बाइंड करेगा एफसी रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट सेलुलर लेवल। जो हमारे सेलुलर लेवल है ना, मास्ट सेल के एक एफसी रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली जहाँ पे एंटीजन या एलर्जन जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये एफसी रिसेप्टर सेल क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं आपके मास्ट सेल को। ठीक है, मास्ट सेल क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनवाना शुरू कर देंगे। एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये एलर्जन को, जो एंटीजन आया है, उसको मार देंगे। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है। ये मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स, मास्ट सेल में होता है जी हिस्टामिन, एक्सपोजर टू एंटीजन हुआ। आईजीई बाउंड टू रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल, आईजीई क्या होता है, आईजी होते हैं एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये मास्ट सेल के साथ अटैच होती हैं। जैसे एक्सपोजर हुआ, एंटीजन के सामना हुआ, आपका डिग्रेनुलेशन स्टार्ट हो गई, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन ये फट जाता है मास्ट सेल, इसमें से हिस्टामिन निकलता है। हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन देता है एज ए इम्यूनिटी, पता लग जाए बॉडी को कि हाँ अंदर हम पे अटैक हुआ है, तो एज अ इम्यूनिटी आपको आइंदा कोई रेडनेस हो, स्किन फ्रेश हो, तो आपको ये याद आएगा जी मास्ट सेल में मेरे एंटीजन किया था और इसने हिस्टामिन रिलीज किया और मुझे एलर्जी के सिम्टम्स आना शुरू हो गए कि मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है जी। जब मास्ट सेल्स बस्ट अप होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मेनली हिस्टामिन प्रेजेंट इन द मास्ट सेल विल एंटर इन सिस्टम थ्रू ब्लड सर्कुलेशन एंड कॉज एलर्जी। हिस्टामिन आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, सर्कुलेशन में, और एलर्जी कॉज करेगा। ये एंटीबॉडी एफसी रीजन है, ये रिसेप्टर्स हैं D1 D2 एफसी रिसेप्टर, ये पैथोजन आया है, ये अटैच हुआ है रिसेप्टर के साथ, ये फैक्टर सेल है। ठीक है, और रिएक्शन इस तरह से होता है, यहाँ से होता है एफसी रिसेप्टर आपके जो मास्ट सेल है उनको सिग्नल दे देता है जी चलो जी लड़ाई शुरू हो गई है, इनके खिलाफ काम करना है आपने। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स किस किस तरह के होते हैं, हिस्टामिन, हिस्टामिन हमने देख लिया, हिस्टामिन किस में प्रेजेंट होता है जी, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है मास्ट सेल्स के अंदर, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, सिग्नल देता है और एंटीबॉडीज को बनवाता है और आपकी जो एज अ रिएक्शन बॉडी के एलर्जी के सिम्टम्स देता है कि अगर कोई अंदर रिएक्शन हुआ है मास्ट सेल का और एलर्जन का या एंटीजन का, तो हिस्टामिन क्या करेगा, जल्दी से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा और पूरी बॉडी में रेड स्किन में रेडनेस कर देगा या कोई रैश कर देगा या आपको नज़ला जुकाम कर देगा। इससे बॉडी में को इंसान को भी पता लग जाएगा अच्छा जी मेरे अंदर ये सिस्टम हुआ है, मेरे अंदर एंटीबॉडीज वगैरह बन गई हैं लेकिन रिएक्शन हुआ है तो मुझे दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, तो हिस्टामिन अच्छा है, बुरा तब है आपके लिए जब ये इसके सिम्टम्स जो है एलर्जी के बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ठीक है, और ये एंटी हिस्टामिन हम इसीलिए लेते हैं, इनके जो हिस्टामिन सिम्टम्स जो बढ़ देता है ना आपकी बॉडी को, एलर्जिक सिम्टम्स, उनको कम करने के लिए जब वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनको कहते हैं, इसलिए कहते हैं उसको एंटी, मतलब इसके खिलाफ एंटी हिस्टामिन्स। इसलिए हम ये भी पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये सिम्टोमेटिक थेरेपी होती है, मतलब सिम्टम्स जो हैंगे ना उन्हीं को आपने कम करना है। बेसिकली एलर्जी क्यों हुई है, रूट क्या है, वो नहीं देखते, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं आप सिम्टम्स से ट्रीट करते हो इस बीमारी को। तो हिस्टामिन देता है सिम्टम्स एलर्जिक, तो इसलिए हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं। नेक्स्ट है जी ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक वेजोडायलेटर होता है और थोड़ा सा डायोरेटिक भी होता है जो ब्लड प्रेशर आपका कम करता है। ये जो नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल होते हैं ना हमारे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, ख़ासतौर पे हमारी ये जो पेट में या हमारे ब्रोंकाई में, और ये मैकेनिज्म ऑफ पेन में भी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है ब्रेडिकाइनिन का, आपको पेन होगी, न्यूरोट्रांसमीटर आपकी जो पेन सेंसर्स है ना उन आपकी नर्व्स को बताएगा जी ये रिएक्शन हुआ है और आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने एलर्जिक रिएक्शन में पढ़ा, कानों में दर्द होना या एनाफिलैक्सिस हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना, तो इट इज़ अ मीडिएटर ऑफ पेन। इसको भी कम करने के लिए हम दवाई वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है, लिपिड कंपाउंड्स होते हैं, सही है, और हर टिश्यू में तकरीबन इंसानों के जानवरों के पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड होता है ना, एराकिडोनिक एसिड, उससे ये बनते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कौन सा कंट्रोल करते हैं, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे चले जाएंगे और डील करेंगे इंजरी या इलनेस से। अब ये इन्फ्लेमेशन कोई हो गई है या ब्लड फ्लो का मसला है या ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों में जाके ये वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं और ये पेन करेंगे। ठीक है जी, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और पेनफुल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दर्द प्रोड्यूस करते हैं।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिकली ये काम, अगर आपके बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई ना, मतलब कोई कट वगैरह लग गया है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन फ़ौरन से वहाँ जाएगा और क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा और ब्लड वेसल्स को बंद कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और पेन तो होगी जाहिर सी बात है, लेकिन ये क्लॉटिंग में भी थोड़ा बहुत काम आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली ये है। फिर और भी हैं ऐसे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन। अब इंटरल्यूकिन जो है वो क्या करते हैं वो भी बता देते हैं। भी एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये साइटोकाइंस की ही टाइप होती है और वाइट ब्लड सेल्स ही इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, सही है। और इसका ये फंक्शन है कि एपिथेलियल सेल्स पे, ये आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उन पे एक्ट करते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल सेलुलर कम्युनिकेशन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड द इम्यून सिस्टम अंडर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ठीक। और एक तरह की ये मतलब साइटोकाइंस ही होते हैं जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, उनको कह रहे होते हैं कि जी उठो, लड़ाई करनी है। कैंसर ट्रीटमेंट में खास तौर पे ये काम आते हैं, एज ए बेसिकली इम्यून सिस्टम में ही काम आते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज ही बनाते हैं। फिर आ जाते हैं जी थ्रोम्बोक्सिन। ये थ्रोम्बोक्सिन एक हार्मोन होता है और ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना, वहाँ से निकलता है। प्लेटलेट्स हमने पढ़े हुए हैं ना, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन उनको बढ़ाता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाए, और जो आपकी आर्टरीज होती है ना उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत काम करता है थ्रोम्बोक्सिन। और हाइपरटेंसिव एजेंट भी है, प्रेशर बढ़ा देता है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ न्यूरोट्रांसमीटर एग्जांपल्स। अब ये वेजिकल्स हैं, ये एक मतलब आपको न्यूरॉन दिखाया हुआ है, एक ये एक्सॉन भी है और डेंड्राइट्स भी हैं, उसमें ये एक छोटा सा एक पार्ट लिया गया है, इसमें ये वेजिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, साइनेप्स हो रहा है वो नज़र आ रहा है, रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये ऐसे एक्ट करेगा इधर लग के, ठीक है। आपकी नर्व एंडिंग्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपको पैगाम देते हैं कि जी बॉडी में पहुंचा दो, हमें पेन हो रही है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपका जी चैप्टर ख़त्म हो गया। लेट्स रिवाइज दैट। आज हमने इसमें पढ़ा क्या है, हमने जी 3 तरह के अपने ये पढ़े हैं। हमने पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल कल पढ़ लिया था। आज हमने फार्माकोलॉजिकल मेथड पढ़ा है। फार्माकोलॉजिकल मेथड को सिम्प्टोमेटिक ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं। सर्टेन ड्रग्स होती हैं, इसमें एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं, ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं आपकी। फिर ओटीसी हिस्टामिन इंक्लूड इसमें ब्रोमोफेनिरामीन, सेट्रिजीन, क्लोरफेनारामीन, क्लेमस्टीन और डायफेनहाइड्रामीन, फेक्सोफेनाडीन, लोराटिडीन। ये बेसिकली ये तो इनके ब्रांड नेम्स है ना, डायमेटे, इन नामों से मार्केट में मिलते हैं, तो आपके याद करने वाली ये चीज़ें हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी हमने पढ़ा कि हाइपोसेंसिटाइजेशन होती है और इसमें आप इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एलर्जेंस, आहिस्ता आहिस्ता एलर्जन आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हो वहाँ तक कि आपके टॉलरेंट लेवल तक पहुँचे कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाए, और 3 महीने से 5 साल तक ये टाइम लेता है। वैक्सीनेशन फिर करते हैं कि कोई भी आपको ख़ास किस्म की एलर्जी का पता लग गया है, उसके खिलाफ आपने वही एलर्जेंस अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने होते हैं, फिर बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फिर सेफ हो जाते हो। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी पढ़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल है एलर्जी में। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, उसको हेप्टेन कहते हैं, उनके साथ ये मिल जाते हैं और एंटीजन बन जाते हैं। और एंटीजन का मतलब है आपकी बॉडी पर अटैक करने के काबिल हो गए ये सब्सटेंस। जब एंटीजन एफसी रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल्स के, उनके साथ ये बाइंड करता है और फिर एफसी रिसेप्टर क्या करेंगे, जैसे ही बाइंड होंगे उसके साथ मास्ट सेल आपका फट जाएगा, ठीक है। जब मास्ट सेल बस्ट अप होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स खासतौर पे हिस्टामिन जो मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है वो सिस्टम में एंटर होगा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और फिर एलर्जी कॉज कर देगा। ये इंडिकेशन देने के लिए कि बॉडी में एलर्जी रिएक्शन हुआ है। ये एफसी रिसेप्टर है, ठीक है, और ये फैक्टर्स ये पैथोजन आया है, एलर्जन है, ये एंटीबॉडी एफसी रीजन है। इस तरह से ये अलर्ट हो गया और मास्ट सेल फाड़ के इन्होंने हिस्टामिन रिलीज करवा दिया और हिस्टामिन ने एलर्जी कॉज कर दी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने हिस्टामिन पढ़ लिया। ब्रेडिकाइनिन जो है वो पेन को बढ़ाता है, इससे पता लगता है, पेन इंड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल करता है। इंटरल्यूकिन 1 और 2 ये भी टाइप्स हैं, बेसिकली 4 to 5 होती हैं आई थिंक इनकी टाइप्स। तो ये भी इम्यूनोथेरेपी के तौर पे काम आती हैं, इम्यूनिटी में बढ़ाती हैं। थ्रोम्बोक्सिन ये भी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज़ को बढ़ाते हैं, और ल्यूकोट्राइन ये भी इम्यूनिटी में काम आते हैं, ठीक है।
ल्यूको मीन्स ये वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है। तो वाइट ब्लड सेल्स, मास्ट सेल भी वाइट ब्लड सेल से ही निकलते हैं। साइटोकाइनेंस वगैरह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या वाइट ब्लड सेल का काम ही इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो जहाँ कहीं भी आप ये बात करेंगे इम्यूनिटी की, तो कहीं ना कहीं से वो रिलेट हो रही होगी वाइट ब्लड सेल से। सो ये एक डायग्राम हमने देख ली न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो एंजाइम से रिलेटेड है। तो हो सके तो इस चैप्टर को आप साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही है चैप्टर, 2 से 3 दिन में ये तैयार हो सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मंथली टेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।